गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम स्टार्ट कर चुके थे। हमारा आधा चैप्टर हो गया था। इस चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में देखा था। ये देखा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखी थी हमने। ये एक्टिविटी देखी थी। और हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था कि स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन सब्सटेंस को हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ये सब हमने देखा था। यहाँ तक कि हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पूरा कंप्लीट हो चुका था। अब हमको देखना है ये दूसरा पॉइंट, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फिर भी मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन फॉर्म में बताती हूँ चैप्टर को। हमने प्लांट्स का न्यूट्रिशन देखा था। न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम पूरी तरह से पढ़ चुके थे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की हेडिंग्स अभी मैंने आपको बताई है। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर प्लांट्स आते हैं। अब हम देखेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि प्लांट्स के अलावा अदर जितने भी होते हैं वो सब हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं, क्योंकि सिर्फ प्लांट ही ऐसे हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। बाकी हम किसी ना किसी रूप में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो हम चाहे हम ले लें ह्यूमन बींग्स या अदर एनिमल्स ले लें, ये सब या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ले लें, जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सब हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं, प्लांट्स को छोड़ के। सिर्फ प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। अब हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखेंगे। एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स सच अस आप फंजाई। मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास बुक हो तो आप भी खोल के और रीड कीजिए। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स सच अस आप फंजाई बैक्टीरिया एंड कैन नॉट बी प्रिपेयर देयर ओवन फूड। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स ऑफ देयर फूड्स। दिस मेथड ऑफ द न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एनिमल्स और फंजाई और नॉन ग्रीन प्लांट्स भी आते हैं इसके अंदर। जैसे कि पीचर प्लांट वो कीड़ों को खाता है, या अमरवेल ले लो, वो किसी झाड़ों के ऊपर लिपटी हुई होती है, लिपटे हुए फॉर्म में होती है, तो वो अपना भोजन खुद नहीं बनाती है। तो मेरा कहने का मतलब जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं वो भी हेटेरोट्रॉपिक में आते हैं। सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही ऑटोट्रॉप में आते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, ये सब अपना भोजन खुद नहीं बनाते, किसी न किसी तरह दूसरों पर डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन के लिए, तो इनको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। Herbivorous animals dependent directly or plants of their nutrition. Carnivores dependent on their animals which depend on plants. ये जो हर्बीवोरस प्लांट्स होते हैं, जो ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स के अलावा और किसी को नहीं खाते, जो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए सिर्फ प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनको हम हर्बीवोरस प्लांट्स बोलते हैं। तो वो डायरेक्टली अपना भोजन प्लांट से एब्जॉर्ब करते हैं। अब आएगा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जो ऐसे प्लांट्स जो नॉन ग्रीन प्लांट्स नहीं होते और अदर प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, हम उन प्लांट्स को देखेंगे। तो ऐसे प्लांट्स में आता है अमरवेल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अमरवेल अपना फूड खुद नहीं बनाता है। ऐसा प्लांट है, ये बड़े प्लांट्स के ऊपर ऐसे लिपट जाता है और इसके जो जड़ें होती हैं वो उनके अंदर सक करती हैं और फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तैयार फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये देखिए कस्कूट का, ये अमरवेल का एग्जाम्पल है। अब ये इधर आएगा पीचर प्लांट और वीनस फ्यूलट्रिप। ये दो भी ऐसे हैं प्लांट है जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, ये इंसेक्ट्स को अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं। ये इंसेक्ट्स इनके अंदर आया और ये ढक्कन पैक हुआ और ये इसके अंदर इसका डाइजेशन होता है। इसको हम बोलते हैं पार्शियली पैरासाइट। जैसे कि अमरवेल को बोलते हैं हम पार्शियली पैरासाइट, जो पूरी तरह से नहीं पर आधी तरह से एक होस्ट के रूप में एक प्लांट के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करता है और अब सिर्फ भोजन के लिए, वो पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट नहीं होता, सिर्फ भोजन के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ये पार्शियली पैरासाइट कहलाते हैं। और इधर और ये पैरासाइट कहलाते हैं। ये जो पीचर प्लांट है ये पैरासाइट कहलाता है ये, और इसको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये इंसेक्ट्स का भक्षण करता है। तो पीचर प्लांट्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाता है। अब हम देखेंगे सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? ये सारे एग्जाम्पल, पैरासाइट, सेप्रोफाइट, ये सब सिम्बायोसिस, ये सब क्या हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। अब इनमें इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन।
Sometimes you see there patches of cotton like a thread on the moist thread roti. It is a keep of a moisture 2-3 days. अगर हम सभी ने देखा होगा कि अगर हम रोटी को 2-3 दिन के लिए छोड़ दें या ब्रेड को, तो उसके ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ जाती है ग्रीन कलर की, जो जिसको हम फफूंद बोलते हैं, और साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको हम फंगस बोलते हैं। वो फंगस लग जाती है। तो ये फंगस क्या है? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जो सड़े गले पदार्थों के ऊपर ये फंगस और ये लग जाते हैं, उसको डेड और डिक के पार्टिकल्स के ऊपर जो फंगस और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं, तो उसको हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कि अचार में भी फंगस लग जाती है, हमारा अचार भी थोड़े टाइम बाद काला पड़ जाता है, या उसकी कोर्स आपने देखी होगी बढ़ने की, ग्रीन ग्रीन पड़ जाती है, तो वो फफूंद लग जाती है उसके ऊपर फंगस। ये सेप्रोफिटिक एग्जांपल है। अब हम देखेंगे सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। सम ऑर्गेनिजम्स लिव अदर एंड शेयर shelter and the nutrition. This called symbiotic relation. For example, a certain fungi in the root, this is they provide the fungus. अगर सिम्बायोसिस का मतलब कोई दो प्लांट्स या कोई दो अदर ऐसे होते हैं जो एक फूड के मतलब एक दूसरे को किसी न किसी तरह सहयोग करते हैं, या शेल्टर के लिए या फूड के लिए, तो उसको हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गीज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वो एक को शेल्टर की ज़रूरत होती है, तो वो मतलब रहने की जगह देता है, तो दूसरे को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जो ग्रीन एल्गी होती है वो ब्लू एल्गी को फूड प्रोवाइड करती है, और ब्लू एल्गी ग्रीन एल्गी को शेल्टर प्रदान करती है। तो ये सिम्बायोसिस कहलाता है, जब दो प्लांट्स एक दूसरे के ऊपर किसी ना किसी तरह दो ही डिपेंडेंट होते हैं। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिलेशन इन द सॉइल। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। वो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल से हमको कैसे मिलते हैं देखेंगे हम। वी नो दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड द वाटर सॉइल आफ्टर द सम टाइम फर्टिलिटी of the soil becomes a less, so for making the soil fertile at the fertilization moisture contain the। अब सभी को पता है प्लांट्स को मिट्टी में क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो वहाँ से मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्ब करते हैं। मिट्टी में हमारे पोषक तत्व होते हैं जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है मिट्टी से, वो प्लांट में आते हैं, और प्लांट के जरिए वो हमारी बॉडी में आते हैं। प्लांट किससे ग्रो करता है? मिट्टी से ग्रो करता है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इधर राइजोबियम का एग्जांपल मैं आपको बता दी। जैसे कि राइजोबियम, ये जहाँ भी हम राइजोबियम का प्लांट लगाते हैं उसके अंदर फलीदार पौधों की जड़ों में गठाने पाई जाती है, जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है। जहाँ भी हम लगाते हैं फलीदार पौधे, तो वो उनके अंदर मिट्टी में वहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है। तो ऐसे प्लांट के अंदर कुछ ना कुछ पाया जाता है। किसी प्लांट के अंदर, हर प्लांट में कुछ ना कुछ खासियत होती है, जिसको हम जहाँ लगाते हैं तो वो कुछ मतलब मिट्टी में रिप्लेस करता है और कुछ एब्जॉर्ब करता है। तो इससे मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहती है। अगर जैसे फसल चक्र, जब किसान हमेशा एक ही तरह की फसल नहीं लगाता, एक बार एक तरह की फसल लगाता है तो दूसरी बार दूसरी तरह की फसल लगाता है, इसको फसल चक्रीकरण कहते हैं। इससे मिट्टी को फ़ायदा होता है और प्लांट्स को भी। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है।